सबसे पहले मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी। तो जब मैं 7th 8th में हुआ करती थी, तो जिस रास्ते से मैं स्कूल जाती थी, वहाँ अपने बस स्टैंड पे बस पकड़ने, वहाँ पर एक शॉप आती थी। तो उस शॉप में गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप लगा होता था। तो संगत जी, आप सबको पता है कि आजकल हर कोई गुरुजी को जानता है और हर जगह गुरुजी का स्वरूप है। आप देखें, अगर हर शॉप में, अगर मार्केट चले जाए, हर दूसरी शॉप में गुरुजी का स्वरूप होता है। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो मैं रोज़ जाती थी उस शॉप से, रोज़ उनका स्वरूप देखती थी और मैं सोचती थी कि ये कौन है। मुझे समझ नहीं आता था। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी कौन है ये। मेरी मॉम को भी नहीं पता था ये, क्योंकि उस समय इतना गुरुजी के बारे में कोई जानता नहीं था। तो मेरी मॉम ने बोला कि ये आंटी के गुरु होंगे। ये रही तब की बात। फिर हम बात करते हैं 2013 की, व्हेन आई वाज परस्यूइंग BBA फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। तो संगत जी, उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मतलब मैं कॉलेज बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाती थी और ना ही मैं बिल्कुल भी पढ़ पाती थी। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और 1 साल मेरा पहले ही DU में वेस्ट हो चुका था, बिकॉज आई हैड चिकन पॉक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई थी, मेरा 1 साल वेस्ट हो चुका था। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी और मैंने अपना 1 सेमेस्टर मिस कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगा कि मैंने अपना 1 सेमेस्टर मिस तो कर दिया है, लेकिन जो अगला पेपर होंगे उसमें मुझे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स इकट्ठे देने पड़ेंगे एक साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप एक पूरा सेमेस्टर मिस कर दो तो फिर आपको दोनों सेमेस्टर्स के इकट्ठे देने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि वो मैं कैसे करूँगी, मुझसे कैसे हो पाएगा। तो मुझसे, मेरी ऑलरेडी इतनी तबीयत ख़राब है, मुझसे अभी इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं आगे कैसे करूँगी ये पढ़ाई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना, मैं IP यूनिवर्सिटी से नहीं करूँगी। और मुझे ऐसे न्यूज़पेपर से एक यूनिवर्सिटी जयपुर में है उसके बारे में पता चला और वहाँ पर मैंने कॉल किया और वो कहते कि आपको ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम ऐसे ही पास करवा देंगे। जैसे आप बता रहे हो आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मेरी तबीयत इतनी ही ख़राब रह रही है, उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दिमाग इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, तो चलो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पे इनरोल कर लेती हूँ। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि IP यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तुझे अपनी वहीं से ग्रेजुएशन करनी चाहिए। फिर भी हमने वहाँ पे फ़ीस भर दी, लेकिन मैंने IP यूनिवर्सिटी अभी छोड़ी नहीं थी, मैं वहीं पे कंटिन्यू कर रही थी साथ साथ। तो क्या हुआ, जैसे मैं बहुत बीमार रहती थी, तो एक दिन मेरी डैड को मेरी बुआ का फ़ोन आया और मेरी बुआ ने बोला कि जैसे ये बहुत बीमार रहते, तो छतरपुर में एक गुरुजी हैं, हमारे कोई रिलेटिव, उनसे बहुत ठीक हो गए हैं, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती थी, तो एक बार इसको वहाँ पर लेके जाइए। तो मेरे डैड ने कहा ठीक है। तो मैं, मेरे मॉम डैड, मेरी कज़न सिस्टर और उसके मॉम डैड, एक दिन हम गए वहाँ पे गुरुजी के आश्रम। तो जब मैं वहाँ गई, यकीन मानिए संगत जी, मुझे इतना सुकून मिला वहाँ पे जाके, वहाँ पे पैर रख के इतनी शांति, इतना सुकून मिला। और मुझे लगा कि ये तो वही है जिनकी मैं रोज़ स्वरूप देखा करती थी स्कूल जाते वक्त। तो मतलब हम नहीं जानते कि गुरुजी ने कब से हमसे जुड़े होते हैं, क्योंकि हम नादान होते हैं, हम अनजान होते हैं, हम ये बिल्कुल पता नहीं लगा पाते कि गुरुजी से हम कब से जुड़े हैं। तो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और बहुत ब्लेस फील हुआ, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद मैं घर आ गई तो मेरे माइंड में आने लगा कि मैं क्या करूं। ऑब्वियसली मेरे को IP यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, मैंने वहाँ फ़ीस तो दे दी थी दूसरी जगह, लेकिन मुझे लगा कि ये मैं सही नहीं कर रही हूँ। अंदर से जैसे एक आवाज़ आई कि नहीं आंचल, तूने यहाँ से नहीं करनी है, क्योंकि ना मैं स्कूल में भी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे लगा कि मेरे सब कज़न्स ने तो अच्छी जगह से पढ़ाई की है, तो मैं भी अच्छी जगह से क्यों ना करूँ। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स का भी फ़ोन आया कि वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी की आवाज़ आई कि नहीं, तूने यहाँ से नहीं करनी, तूने IP यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन करनी है।
बस फिर मैंने सोच लिया कि मैंने, अब गुरुजी ने कह दिया, अब गुरुजी का कहना तो मैं नहीं टालूंगी, मैं वहीं से करूंगी। लेकिन मुझे लगा कि मैं करूंगी कैसे, मैं 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स इकट्ठे कैसे दूंगी। जिस लड़की से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है, किताबें तक खोली नहीं जा रही है, वो कैसे करेगी। बट सब कुछ मैंने अपने गुरुजी पे छोड़ दिया। और यकीन मानिए संगत जी, उस दिन जब डेट शीट आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में थे और मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जनवरी में थे। और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया कि मैं अपने एग्ज़ाम्स दे पाऊँ, मुझे दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अच्छे मतलब एक साथ ना देने पड़े। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मैंने अपने दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे दिए। आगे चल के भी मुझे बहुत अपनी ग्रेजुएशन में दिक्कत आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से आईपी यूनिवर्सिटी से ही मेरी ग्रेजुएशन हो गई। और बाद में मुझे पता चला कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी वो फ्रॉड थी, तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अगर मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेती, एक टाइम पे मैं इतनी इंटेलिजेंट थी, तो कल को मुझे पछताना पड़ता। तो गुरुजी ने मेरी ग्रेजुएशन इतनी अच्छी जगह से कंप्लीट कराई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उनका बेअंत शुक्राना, उनका लाख लाख शुक्राना। उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। ऑल्दो मेरी जॉब स्टेबल नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरी जॉब बहुत अच्छी थी। तो तब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, उनसे कनेक्टेड थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ा, तो मैं गुरुजी को मानती थी, लेकिन मैंने जाना वहाँ पर थोड़ा कम कर दिया। तो एक कहते हैं हल्का सा जैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो हो गया। और मैं मानती थी उन्हें, मैं एफबी पे उनका सत्संग सुनती थी, लेकिन मैं वहाँ पे जाती नहीं थी। ऑल्दो मेरी मॉम कहती थी कि गुरुजी तेरे लिए इतना सब करते हैं, तुझे वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन हम नादान हैं, हमें उस समय समझ नहीं आता है। तो एक तरह से गुरुजी से मेरा तब डिस्कनेक्ट हो गया। और मैं एक रिलेशनशिप में भी थी, एक मेरा फ्रेंड था, हम बचपन के फ्रेंड्स थे। तो आई वॉज इन अ सीरियस रिलेशनशिप एंड शादी एंड ऑल का भी हमारा प्लान था, लेकिन मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, उसको लेके मैं बहुत परेशान थी। फिर 2019 दिसंबर में आई हैड अ फ्रैक्चर एंड आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 1 मंथ। तो उसके डॉक्टर ने मुझे बोला कि 1 महीना आप बेड रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने 1 महीने की लिए अपनी लीव अप्लाई कर दी। और लेकिन संगत जी, 1 महीने बाद भी मेरा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने मुझे बोला आपको फिजियोथेरेपी सेशंस लेने पड़ेंगे इसके लिए। तो मैं पूरा दिन रोती रहती थी। संगत जी, मुझे हील्स पहनने का बहुत शौक़ है, तो मैं यही गुरुजी को कहती रहती थी कि गुरुजी क्या मेरा पैर कभी ठीक हो पाएगा, क्या मैं पहले की तरह कभी हील्स पहन पाऊँगी, क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द होता था और ऐसे जैसे एक तरह से मैं डिप्रेशन में थोड़ी सी चली गई थी। तो सारा दिन मैंने गुरुजी को यही बोलते रहना कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। और जब ये मेरा इतना बुरा टाइम चल रहा था, तो तब मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी जिसने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया। एंड एज आई वॉज टेलिंग, मेरे रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो उस लड़के ने भी मेरा इतना साथ नहीं दिया। तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मैं सारा दिन गुरुजी के आगे रोती रहती थी, उनके भजन सुनती रहती थी, उनके सत्संग सुनती रहती थी और कहती थी अब जो कुछ करना है आपने करना है, जो संभालना है आपने संभालना है। तो और फिर मुझे ये भी लगा था कि जिसने मेरा मुसीबत के समय साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने उनसे मैं रिश्ता नहीं रखूँगी, क्योंकि जो इतनी मुसीबत में आपका साथ नहीं दे रहा है वो फिर क्या ही आपका साथ देगा। तो मैंने लोगों से बात करनी बंद कर दी थी। तो उसके बाद मेरा पैर थोड़ा सा हील होने लगा, ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हुई। संगत जी, मेरे बैक में इतनी ज़्यादा पेन हुई कि मुझसे इवन ब्रश भी नहीं किया जा रहा था, मुझसे झुका भी नहीं जा रहा था। तो मैं बहुत घबरा गई कि मुझे इतनी पेन क्यों हो रही है। ना बैठा जा रहा था मुझसे, ना ब्रश किया जा रहा था, ना कुछ। तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई जिनसे मैं अपने पैर का इलाज करवा रही थी। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया। संगत जी, उन्होंने कहा कि आपका पैर तो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि पैर में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, ना ही कमर में दिक्कत है। उन्होंने मुझे स्टोन का शक डाला कि आपकी किडनी में कोई स्टोन हो सकता है।
तो संगत जी उस समय मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि पहले मैं ऑलरेडी इतने टाइम से बेड रेस्ट पे थी 2 महीने से, और उसके बाद डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर मेरी जगह होता वो भी ऐसा हो जाता, और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वो कहता कि आप ना अल्ट्रासाउंड करवाओ, उससे पता लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टोन हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी, लेकिन एक बार मैं गुरुजी के आश्रम होके आऊँगी, बड़े मंदिर। नेक्स्ट डे मुझे फिर से वही बहुत ज़्यादा पेन, ठीक है, मैंने पेन किलर ली बट मेरे से नहीं उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा आज तो चाहे जो भी हो जाए मुझे गुरुजी के आश्रम जाना ही है, ठीक है, मैं जैसे भी पहुंचूं, कुछ भी हो जाए, आज मुझे अपने गुरुजी के आश्रम जाना ही है। तो मैंने कैब बुक करी और मैं और मेरी मॉम चले गए। तो जब हम गए वहाँ पर, तो कैब को बाहर ही रोक दिया। एक रास्ता होता है जहाँ से आपको शटल मिलती है, फिर आप अंदर जाते हैं। लेकिन संगत जी उस दिन शटल की बहुत लंबी लाइन थी, और मैंने अपनी मॉम को बोला कि मॉम इतनी देर तो मैं नहीं खड़ी रह सकती, तो हम क्या करते हैं, हम ना पैदल ही चल लेते हैं। तो मेरी मम्मी कहती कि तेरे को इतनी पेन हो रही है, तू पैदल चल पाएगी? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि शटल का भी मैं वेट नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। और संगत जी जो बाहर से अंदर जाने का रास्ता है ऑलमोस्ट वो काफ़ी लंबा है, ठीक है, उसको चलना आसान नहीं है। और जिस लड़की से बैठा नहीं जा रहा, जिस लड़की से उठा नहीं जा रहा, झुका नहीं जा रहा, उसके लिए तो वो कितना ही मुश्किल होगा। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, मैं वो पूरा रास्ता आराम से चल के गई, और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी बैक में। और कब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मेरे को दर्द हो रही थी। मैं बिल्कुल अच्छे से पूरा रास्ता चल के गई, मुझे बिल्कुल पेन फील नहीं हुई। वहाँ जाके मैं बैठी, 15 मिनट में बैठी। मैंने गुरुजी का उस दिन मंडे था तो चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया। फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने अपनी मम्मी को बोला नहीं, आज मैं स्वरूप भी दोबारा लेके जाऊंगी। ऑल्दो स्वरूप की लाइन भी थोड़ी लंबी थी, बट मैं उसमें लगी और मुझे स्वरूप मिला। तो एक तरह से गुरुजी ने मुझे दोबारा से अपना लिया था उस दिन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरा उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो गुरुजी ने एक तरह से अपना स्वरूप देके मुझे दोबारा से अपना लिया था। और फिर मैं घर आ गई, ठीक है, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, और संगत जी यकीन मानिए रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट्स आई। और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी दर्द कहाँ गई मुझे पता भी नहीं था। मैं बिल्कुल अच्छे से चल पा रही थी, उठ पा रही थी, मेरी दर्द बिल्कुल वैनिश कर दी गुरुजी ने। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का बेअंत शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। फिर जैसे मैंने आप सबको बताया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फरवरी की बात है ये, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं उस समय बहुत अकेली हो गई थी, काफ़ी टाइम से घर पे रह रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इतना कनेक्ट नहीं रखा था, रिलेशनशिप भी टूट ही चुका था। तो मैं खुद को बहुत अकेला फील करती थी, और सारा दिन बस गुरुजी के एक स्वरूप के आगे मैंने रोते रहना और गुरुजी को कहते रहना कि गुरुजी मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब आपके ऊपर ही मेरी सारी ज़िंदगी है, अब आप ही मुझे संभाल सकते हो, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आपके हाथों में ही सौंप दी है। तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे एक दिन अचानक मेरे सामने एक पेज आया, मिरेकल्स ऑफ गुरुजी स्वातिपुरी। तो मैंने उस पेज को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी के और पेजेस को भी मैं करती थी। तो उस पेज को मैंने फॉलो करना शुरू किया। उस पेज पे स्वातिपुरी दी रोज़ लाइव सत्संग करती थी। तो मैंने एक दिन उनका लाइव सत्संग अटेंड किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला, बहुत शांति मिली। तो मैंने उनका लाइव सत्संग रोज़ अटेंड करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ सुनती थी और रोती रहती थी कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में ही है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, जो करना है आपने ही करना है। और सारा दिन भजन सुनने, रात को दी का लाइव सुनना। तो एक बार की बात है, मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे उस दिन बहुत रोई। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी बेटी आज बहुत ही अकेला फील कर रही है, इतना अकेलापन मैं नहीं सह पाऊंगी, तो प्लीज़ कुछ करिए। और मैं बहुत रोई। और अगले दिन स्वाति दी का किसी FB पेज, शायद गुरुजी नाल मौजा एक पेज है, उसमें लाइव था। तो जब वो लाइव कर रही थी तो वो लाइव सुनते सुनते मेरे मन में स्वाति दी के लिए कुछ लाइंस आई
और मैंने वो लाइंस लिख डाली, फटाफट पेपर लिया और लिख डाली। मुझे लगा अगर थोड़ी सी भी देर करूँगी तो भूल ना जाऊँ, मैंने वो लाइंस लिख डाली। मैंने वो लाइंस लिखी और मैंने वो स्वाति दी से शेयर करी फिर इंस्टाग्राम पे ही। उनको पढ़ के उनको इतनी खुशी हुई और वो कहती कि जनरली मैं पहले सोचती थी कि मैं स्वाति दी से उनका नंबर मांगूं, क्योंकि थोड़ा मुझे वो अच्छी लगती हैं बहुत, उनसे एक बहुत कनेक्ट फील होता है। बट वो कहती थी लाइफ में कि मैं ऐसे हर किसी से नंबर शेयर नहीं करती। लेकिन जब मैंने स्वाति दी से उनकी लाइन शेयर की तो स्वाति दी ने मुझे खुद कहा कि तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो और तुम मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो। तो मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और उसी समय उन्होंने मुझे उनका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने मैं गुरुजी को एक दिन पहले ही कह रही थी कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, तो गुरुजी ने उस दिन मुझे एहसास करवा दिया कि नहीं बेटी, तू अकेली नहीं है, तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड करवा दिया, स्वाति दी से कनेक्ट करवा दिया और उसके बाद उसी ग्रुप में एक वंदना आंटी हैं, वंदना मेहरा आंटी जी, उनसे मैं कनेक्ट हुई और उनसे संगत जी आप मानिए मेरा इतना अच्छा कनेक्ट हुआ और वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं और वो मुझे हमेशा यही कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी बड़ी बेटी है। और वाकई में ही एक जो माँ का फ़र्ज़ होता है, हमेशा मुझे उनके साथ बात करके वैसी ही फीलिंग आती है और वैसा ही एहसास होता है। वो हमेशा इतना मेरा ख्याल रखती है, अगर मुझे इतना सा दर्द भी हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इन लोगों से मेरे को गुरुजी ने कनेक्ट करवाया और फिर जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा रिलेशनशिप टूटा था, तो मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी के आगे इस बात को लेके परेशान थी और बोलती थी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो एक इंस्टाग्राम पे पेज है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु, तो वहाँ पे मुझे मैसेज मिला एक दिन कि तैनू की लग्या तू ओनू छड़िया, मैं ओनू तेरे नाल दूर किता है, ओ मुंडा तेरे वास्ते सही नहीं सी। तो एकदम मैंने ऐसा पढ़ा। कई लोग कहते हैं कि ये मैसेजेस ऐसे ही होते हैं, मतलब इन पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय जो मेरे लाइफ से मेरी जिस दौर से मैं गुजर रही थी, सारे मैसेजेस मुझे वो ही मिलते थे। फिर मुझे एक दिन मैसेज मिला, यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक, आई हैव सेव्ड यू फ्रॉम हार्ट एक। और मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते थे कि तू मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, तू मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है, जो लोग तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तूने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तूने बस आगे मेरा हाथ थाम के आगे बढ़ना है और मैं तुझे कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा ये तू भी देखेगी और ये दुनिया भी देखेगी। और लिटरली संगत जी उस समय जब मैं वो मैसेजेस पढ़ती थी ना, मेरी आंखों में आंसू होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी मुझे ये सब कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी लाइफ में चल रहा था एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड मुझे इंस्टाग्राम पे रोज़ मैसेजेस मिलते थे। तो उस समय तो मैंने ठान लिया था कि अब तो मुझे इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है और गुरुजी का लख लख शुक्राना, क्योंकि हम तो नादान हैं, हम अनजान हैं, हम नहीं जान सकते कि हमारी लाइफ में आगे क्या होना है, लेकिन उनको पहले ही समझ आ जाता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो उन्होंने किसी चीज़ से मुझे बचाया ही होगा। मैं गुरुजी को हमेशा गुरु पा बोलती हूँ और उन्होंने एक पिता होने का हमेशा इतना अच्छा फ़र्ज़ अदा किया है। वो मुझे कभी थमने नहीं देते, कभी मुझे टूटने नहीं देते, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर अला बला से मुझे बचाते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं और वो शो करते हैं कि अगर तूने मुझे अपना पिता बोला है, अगर तूने मुझे गुरुपा बोला है तो मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, मैं हर पल। उन्होंने एक पिता का फ़र्ज़ निभाया है। शुक्राना गुरुपा, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और फिर स्वाति दी का इंस्टाग्राम जो पेज था उस पे मैं लाइव रोज़ अटेंड करती थी। तो उस पर एक पुनीत मल्होत्रा अंकल जी जो बहुत बड़े सिंगर हैं वो भी उस लाइव में होते थे और एक दिन उनका भजन रिलीज़ हुआ तो मैंने इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज किया कि अंकल जी आपका ये भजन बहुत ही प्यारा है, गुरुजी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। तो कुछ दिनों के बाद मेरे पास अंकल का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मेरा एक गुरुजी का एक भजन आ रहा है, वेलकम बैंड दीदार दो गुरुजी, तो क्या आप उसमें सेवा करना चाहेंगे। तो मैं ऑब्वियसली सेवा करना चाहती थी
गुरु जी की सेवा के लिए हमेशा मैं बहुत खुश होती हूँ अगर मुझे कोई सेवा मिलती है गुरु जी की। लेकिन उस समय मैं वो सेवा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बाद में जब वो भजन रिलीज़ हुआ और जब मैं उसको देखती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं भी इस भजन का पार्ट हो पाती, काश गुरुपा मैं भी इस भजन में हो पाती। मैंने इतनी प्यारी सेवा का मौका गंवाया। और एक दिन लाइव में, स्वाति दी के लाइव में यही भजन चल रहा था। तो मैं उसी दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं किसी भजन में आ पाऊँगी, मैं आपके लिए ऐसी सेवा कर पाऊँगी। तो अगले दिन स्वाति दी का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि एक बार पुनीत अंकल से बात कर लो। तो मैंने पुनीत अंकल को मैसेज किया तो पुनीत अंकल ने बोला कि मेरा एक भजन आ रहा है, जा ऐश कर, उसकी वीडियो शूटिंग है और आपको उसमें आना है। और आपने पिछले भजन, मैंने पुनीत अंकल को बोल के रखा था कि इस बार तो मैं सेवा नहीं कर पाई, अगली बार कोई सेवा हुई तो मुझे ज़रूर बताना। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा था कि अगली बार सेवा हो तो ज़रूर बताना। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं ज़रूर ये सेवा करूँगी। तो उनका घर गुड़गांव में है, उनके टेरेस पे वीडियो शूट होना था। पहले सत्संग था और उसके बाद ये वीडियो शूट था। तो हम गए, एक मनीष अंकल हैं उनके साथ मैं गई, हम 3 लड़कियां गई थी। पूरे रास्ते भी हम सारे अपने सत्संग सुनाते सुनाते गए और पता ही नहीं चला कि वो रास्ता कैसे कट गया। और वहाँ जब मैं गुरुजी से मन ही मन ये कह रही थी कि गुरुजी किसी भी तरह चाहे मैं थोड़ा सा सत्संग अटेंड कर लूँ, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन मेरा सत्संग मिस ना हो। तो जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आधे घंटे का सत्संग बचा हुआ था। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मैं आपका सत्संग अटेंड कर पाई हूँ। उसके बाद जब भजन हमें सुनाया गया और जब संगत जी मैंने वो भजन की लाइन सुनी तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, मेरी आंखों में आंसू थे कि इतना प्यारा और इतना ब्लेस्ड भजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें एक लाइन है जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर ही है। उसमें एक लाइन है कि तैनू रुला के भी वेख लिया, तैनू तड़पा के भी वेख लिया, तेरी परीक्षा भी लेके वेख ली, हुन तेरी खुशियां मनाने दे दिन आ गए ने, जा ऐश कर। तो जब मैंने ये लाइन सुनी तो संगत जी लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। ऐसे लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर ही बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे बोल रहे हैं जैसे। और इतना ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल भजन था। उसका पार्ट गुरुजी ने मुझे बनाया, गुरुजी का लख लख शुक्राना, उनका बेअंत शुक्राना। और पुनीत अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे उन्होंने इतनी प्यारी सेवा बख्शी कि मैं उस भजन का पार्ट हो पाऊँ। तो गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, बस उनके ऊपर अनकंडीशनल फेथ होना ज़रूरी है। मैं कुछ भी गुरुजी से बोलती हूँ, छोटी सी भी चीज़ बोलती हूँ, वो उसका इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस दिन वंदना दी का लाइव था। तो और भी लोगों का मैं लाइव FB पे देखती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही, उसी दिन जब मुझे पता लगा कि वंदना दी का लाइव है और भी लोगों का मैं लाइव देखती थी, तो मैंने एक दिन ऐसे ही गुरुजी से बोला कि गुरुजी क्या कभी ऐसा मौका आ पाएगा कि मैं भी ये सेवा कर पाऊँगी लाइव आकर। मेरा बहुत मन करता है, ऑल्दो मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी सेवा है, बट क्या ऐसा दिन कभी आ पाएगा। और अगले दिन जब वंदना दी का लाइव था, प्रवीण अंकल का मेरे पास मैसेज आया कि 28 को संडे को आपका लाइव है, आपने लाइव करना है। और संगत जी आप यकीन मानिएगा, उसको सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का कैसे ख्याल रखते हैं। गुरुजी मेरी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनसे जो मांगती हूँ वो देते हैं। गुरुजी आपके लिए जो बेस्ट होता है आपको देते हैं, बस उनके ऊपर अनकंडीशनल फेथ होने की ज़रूरत है। और गुरुजी की राह पे चलना कोई आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट राह होती है। कई बार आपको वो चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है जो आपके लिए बहुत प्यारी होती हैं, जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अगर एक बार जो गुरुजी की राह पर चल गया तो गुरुजी फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो आपको ऐसा पार लगाते हैं कि हमेशा आपके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि गुरुजी तेरा लख लख शुक्राना। और एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बहुत अब खुद को अकेला फील करती थी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे अपनी इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी अपनी ब्लेस संगत से जोड़ दिया है कि मुझे बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होता है।
जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, वंदना दी जो कि मेरा इतना ख्याल रखती है। गुरुजी ऐसी दी सबको दे, सबको इतनी अच्छी अच्छी संगत से मिलाएं, सबको इतना प्यार दें। एक अनमोल भाई है मेरा। एक और ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी थी जब हम पुनीत अंकल के घर हम वीडियो शूटिंग कर रहे थे, तो एक लड़का है कनिष्क, उसने मुझे बोला कि क्या आपका भी इंस्टाग्राम पे पेज है गुरुजी का? तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं है। फिर जब मैं घर आ गई तो मैंने इस बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे शायद पेज बनाना चाहिए। जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू भी मेरे लिए पेज बना, तो उसी अगले दिन ही मैंने गुरुजी के लिए एक पेज बना लिया और गुरुजी ने मुझे एक अपनी प्यारी सी सेवा बख्शी, प्यारे गुरुपा पेज के रूप में। तो गुरुजी हमारी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। उस प्यारे गुरुपा पेज में एक अनमोल मेरा भाई है, मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ा, वो रोज़ मुझे उसमें गुरुजी के डिवाइन भजन भेजता है और मुझे इतना प्यार देता है। मेरा अपना बहन भाई नहीं है, लेकिन मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती इन सब की, जब से मैं गुरुजी की इन संगत से जुड़ी हूँ। तो गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। बस हमारे अंदर अनकंडीशनल फेथ होना चाहिए। चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी स्ट्रगल्स आ जाए, कभी भी अपने फेथ को मत डगमगाने दो और फिर देखो गुरुजी तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। तो आज का बस यही सत्संग था और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उनका बेअंत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सत्संग करने की सेवा बख्शी। और ये पहली बार था जो मैंने FB पे लाइव आकर सत्संग किया। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी।